जरा सोचिए एक ऐसे देश के बारे में जो बड़े बड़े साम्राज्यों के चौराहे पर बसा हो, जिसकी कहानी भी वहां के पहाड़ों की तरह ही उबड़ खाबड़ रही हो। जी हाँ, ये कहानी है अल्बानिया की। एक ऐसी जमीन जहां मुश्किलों से लड़ना ही उनकी पहचान बन गया। तो चलिए, आज हम वक्त में पीछे चलते हैं और ये जानते हैं कि इस छोटे से बाल्कन देश ने अपनी अनोखी आत्मा को कैसे जिंदा रखा है। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे इसकी प्राचीन जड़ों को। फिर बात करेंगे साम्राज्यों और उनके खिलाफ हुए प्रतिरोध की। उसके बाद हम देखेंगे कम्युनिस्ट दौर का वो अंधेरा। और आखिर में वो क्या चीज़ है, वो क्या शक्ति है जो आज अल्बानिया को एक साथ बांधे हुए है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले इलीरियन लोगों से। ये लोग एड्रियाटिक तट के ऊबड़ खाबड़ इलाकों में रहते थे और ये सिर्फ एक जनजाति नहीं थे, बल्कि एक ऐसी संस्कृति की नींव थे जो वक्त की हर परीक्षा को पार करने वाली थी। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि एक बड़ा दावा किया जाता है। वो दावा क्या है कि अल्बानियाई लोग शायद प्राचीन यूनानियों मतलब एंशिएंट ग्रीक्स से भी पुराने हैं। ये एक ऐसा दावा है जो इतिहास की हमारी आम समझ को चुनौती देता है और एक ऐसे अटूट वंश की तरफ इशारा करता है जो शायद वक्त की धुंध में कहीं खो गया है। तो ये सिर्फ पुराने होने की बात नहीं है, बात है जेनेटिक कॉन्टिन्यूटी की। मतलब ये दावा है कि अल्बानियाई डीएनए में सदियों से ज्यादा मिक्सिंग नहीं हुई है, वो अपेक्षाकृत वैसा ही रहा है। और जानते हैं, यही चीज उनकी राष्ट्रीय पहचान का एक बहुत बड़ा सिंबल बन गई है। और इसी पहचान को बचाने का एक तरीका भी था इनके पास। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि अपनी ही जाति में शादी करने की जो परंपरा है, उसे नस्लवाद की तरह नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति को बचाने की एक स्ट्रैटेजी के तौर पर देखा जाता है, ताकि जब चारों तरफ शक्तिशाली पड़ोसी हों तो भी अपनी पहचान बनी रहे। तो ठीक है, इनकी पहचान तो बहुत गहरी थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब बड़े बड़े साम्राज्य आए, जब लगातार हमले हुए, तो इस पहचान का क्या हुआ? अल्बानिया का इतिहास सच पूछिए तो बस हमलों और फिर उसके जवाब में किए गए प्रतिरोध की ही कहानी है। पहले रोमन आए, फिर बाइजेंटाइन और फिर ऑटोमन, मतलब एक के बाद एक साम्राज्य ने यहां अपनी छाप छोड़ी। लेकिन एक चीज कॉमन थी, हर जीत के साथ एक जबरदस्त प्रतिरोध भी देखने को मिला जिसने अल्बानिया की आत्मा को कभी मरने नहीं दिया। और देखिए, कमाल की बात, वो सिर्फ रोमन साम्राज्य के गुलाम बनकर नहीं रहे, बल्कि उन्होंने उसे चलाया। हाँ, इलेरियन मूल के कुछ लोग तो रोम के सम्राट तक बने। इससे पता चलता है कि वो खुद को विक्टिम नहीं, बल्कि विनर मानते थे। और यही सोच इस एक लाइन में साफ झलकती है। जब हम रोमन साम्राज्य का हिस्सा बने, तो हमने रोम को बचाया। सोचिए जरा, ये बात अधीनता की नहीं, बल्कि अपनी ताकत और योगदान की है। अच्छा, रोमन साम्राज्य के बाद कहानी खत्म नहीं हुई। पूरब से एक नई और बहुत बड़ी ताकत आई, ऑटोमन एम्पायर। और इनके आने से अल्बानिया के इतिहास में एक बिल्कुल नया और बहुत मुश्किल दौर शुरू हुआ, जो लगभग 500 साल चला। लेकिन क्या ऑटोमन सच में उन पर 500 साल राज कर पाए? ये कोटेशन देखिए, ये बिल्कुल अलग कहानी बताता है। हम पर कभी राज नहीं हुआ, वो तो बस एक लंबी लड़ाई थी जो कभी खत्म ही नहीं हुई। मतलब प्रतिरोध की भावना कभी नहीं मरी। और इस प्रतिरोध का चेहरा कौन था? एक नाम, स्कैंडरबेग। ये सिर्फ एक मिलिट्री हीरो नहीं थे, बल्कि अल्बानिया की एकता और आज़ादी की जो कभी ना खत्म होने वाली इच्छा है, उसके प्रतीक हैं। 24 साल, सोच सकते हैं, लगभग 2.5 दशक तक स्कैंडरबेग ने अपनी छोटी सी सेना के साथ दुनिया की सबसे ताकतवर फौज ऑटोमन साम्राज्य को रोके रखा। ये सचमुच डेविड और गोलियत वाली कहानी है। बाहरी दुश्मनों से तो सदियों तक लड़े, लेकिन 20वीं सदी में अल्बानिया के सामने एक नया दुश्मन आया, जो शायद पहले वालों से भी ज्यादा खतरनाक था। और ये दुश्मन बाहर से नहीं, अंदर से ही था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वहां एक बहुत ही क्रूर कम्युनिस्ट शासन आया, जिसने पूरे देश को बाकी दुनिया से एकदम काट दिया। ये एक ऐसा अंधेरा दौर था, आइसोलेशन और जुल्म का, जो करीब 50 साल तक चला। और इस दौर की क्रूरता का अंदाजा इस एक बात से लगाइए, इस आदमी ने मेरे परदादा को 28 साल के लिए जेल भेज दिया, हमें 50 साल तक अंधेरे में रखा। ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं थी, ये एक ऐसा सिस्टम था जिसने परिवारों को बर्बाद कर दिया, पीढ़ियों को अंधेरे में धकेल दिया। और इस शासन का मकसद सिर्फ राजनीतिक कंट्रोल नहीं था, बल्कि लोगों की आत्मा पर कब्जा करना था। उन्होंने अल्बानिया को दुनिया का पहला नास्तिक देश घोषित कर दिया। मतलब हर मस्जिद, हर चर्च को बंद कर दिया गया। आस्था की हर आवाज को खामोश करने की कोशिश की गई।
लेकिन जैसा कहते हैं, हर रात की सुबह होती है। 1990 में कम्युनिज्म का अंत हुआ। अल्बानिया के लिए एक नई सुबह तो थी, लेकिन आगे का रास्ता चुनौतियों और अनिश्चितताओं से भरा हुआ था। तो इतने उतार चढ़ाव वाले इतिहास से आखिर निकला क्या? एक बहुत ही पावरफुल आइडिया, एक ऐसी सोच जो अल्बानिया के लोगों को उनकी साझी विरासत में एक करती है, और इसे कहते हैं अल्बानियनिज्म या अल्बानियाईवाद। देखिए, बाल्कन का जो इलाका है वहां धर्म अक्सर बंटवारे की वजह रहा है, लेकिन अल्बानिया इस मामले में एक एक्सेप्शन है। यहां मुस्लिम, कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस सब सदियों से साथ रहते आए हैं। तो सवाल है, कैसे? क्या है इसका राज? और इसका जवाब है अल्बानिज्म। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, एक जीती जागती फिलॉसफी है। इसका मतलब ये है कि एक अल्बानियाई होना किसी भी धार्मिक पहचान से ऊपर है। धर्म बाद में, पहले अल्बानियाई, और यही वो बंधन है जो बाहरी खतरों के खिलाफ उन्हें एक कर देता है। और ये कहावत है जो पूरी बात को एक लाइन में कह देती है। मस्जिद की फिक्र मत करो, चर्च की फिक्र मत करो, अल्बानियाई लोगों का धर्म अल्बानियाईवाद है। इससे ज्यादा पावरफुल स्टेटमेंट क्या हो सकता है राष्ट्रीय एकता का? और आज के अल्बानिया में ये सोच साफ दिखती है। वहां अलग अलग धर्मों के लोग सिर्फ एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, बल्कि एक दूसरे का सम्मान करते हैं, साथ में त्योहार मनाते हैं, और ये चीज उनके लिए राष्ट्रीय गौरव की बात है। तो अल्बानिया की कहानी हमें क्या सिखाती है? शायद यही कि जब दुनिया चारों तरफ से आप पर दबाव डालती है, आपको तोड़ने की कोशिश करती है, तो एक साझी पहचान ही वो सबसे बड़ी ताकत होती है जो एक कौम को जोड़े रखती है। ये सिर्फ एक देश का इतिहास नहीं है, ये मुश्किलों से लड़ने, जिंदा रहने और इंसान की कभी ना हारने वाली भावना की कहानी है।